नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब आपको लगने लगे कि आप हर तरफ से हार रहे हैं, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, तब आप न्यायालय का रुख करते हैं और न्याय के मंदिर में आपको न्याय की आस जगती है। हर तरफ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा होता हूं, तब भी आप देखेंगे कि अधिकतर लोग 90% से अधिकतर लोग 90 98 99% लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन 1-2% तब भी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब मिले हुए हैं। ठाकरे से नेता मिले हुए हैं, बाकी बीजेपी वाले मिले हुए हैं, कांग्रेस वाले मिले हुए हैं। सारे लोग मिले हुए हैं, कुछ नहीं होगा, पुलिस मिली हुई है, कुछ भी नहीं होगा, अदालत में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन और ये बात सही भी थी। आप ध्यान कीजिए कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में पीआईएल फाइल हुई और उस पीआईएल की सुनवाई उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश ने, जो आजकल दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हैं, उपाध्याय साहब, उन्होंने 1.5 साल तक कोई सुनवाई नहीं की। पीआईएल को इस लायक भी नहीं समझा कि उसकी हियरिंग हो। और दिसंबर महीने में, दिसंबर 2024 के आसपास, जब आलोक आराधे आए, तो उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर पीआईएल की हियरिंग ले ली। फिर दूसरी तारीख आ गई, फिर हियरिंग ले ली। और अब वो हियरिंग चल ही रही थी कि कहीं से ये संकेत मिलने लगा कि इस केस को ना सुना जाए। और जो 27 जनवरी की तारीख थी, 27 फरवरी की, माफ कीजिएगा, दिसंबर में हुई, जनवरी में शुरुआत हुई, जनवरी में सुनवाई हुई, और जो 27 फरवरी की तारीख डली हुई थी, वो तारीख टल गई। 27 जनवरी की, माफ कीजिएगा, 27 जनवरी की तारीख थी, मुझे जहां तक याद है 27 जनवरी की तारीख थी जो टल गई। और फिर कोई तारीख आ ही नहीं रही है। तारीख इसलिए टल गई क्योंकि आलोक आराधे साहब का जो नागपुर बेंच था, उसमें उनकी उस दिन ड्यूटी लगी थी और वो मुंबई के अदालत में था, वो सुनवाई नहीं हो सकी और इस तरह से वो तारीख बढ़ गई। फिर कोई तारीख डली नहीं और फिर ऐसा लगने लगा कि शायद 1.5 साल और ये खींचेगा, सुनवाई ही नहीं हो पाएगी पीआईएल की। हालांकि हम लोगों के पास, हम लोगों ने रास्ता अख्तियार किया था, हम लोगों को ये बात मालूम था कि पीआईएल को ये लोग टालेंगे, इसलिए आखिरी तुरूप का पत्ता हम लोगों ने बचा कर रखा था। जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और क्यूबाइब नेटवर्क दोनों मिलकर के, साथ मिलकर के काम कर रहा है इस पूरे प्रकरण में। उस वक्त जब पीआईएल फाइल हो रही थी, क्योंकि पीआईएल के पहले जनता की अदालत लगी दिल्ली में, और वो भी कहां, महाराष्ट्र सदन में लगी। 3 दिन तक हमने जनता की अदालत लगाई, उससे लोगों में एक जागृति आई, लोगों तक ये संदेश गया और सुप्रीम कोर्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर, महज 500 मीटर की दूरी पर हमने जनता की अदालत लगाई। और इस जनता की अदालत लगने के बाद दिल्ली के पावर गैलरी में यह चर्चा शुरू हुई कि यह क्या तमाशा है, ये किस प्रकार का नाटक है, क्या कर रहे हैं लोग। लोग वकील भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं। हम ये संकेत देना चाहते थे कि जनता की अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है और जनता की अदालत में ये फैसला हो रहा है, भरे कोर्ट रूम में ये फैसला हो रहा है। और आर्गुमेंट वकील दे रहे थे, दर्शक दीर्घा में आम लोग बैठे थे और वहां से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। जनता की अदालत से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। पहली बार एसएसआर वॉरियर को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। शुरुआत में लगा कि शायद ये कोई टेलीविजन का ड्रामा है, टीआरपी की लड़ाई है,
कुछ इस तरह से होगा। ये मीडिया मीडिया लड़ रही है, मैं एक मीडिया बतौर मीडिया में लड़ रहा हूं, लेकिन मीडिया का जो असल काम है वो काम कर रहा हूं। मीडिया का काम है वॉइस ऑफ वॉइसलेस बनना, तो वो काम मैं कर रहा हूं। तो पहली बार जनता की अदालत जब लगी तो थोड़ी शंका एसएसआर वॉरियर या दिशा के चाहने वालों में हुई, लेकिन जैसे जैसे ये कारवां बढ़ा, फिर सबको भरोसा हुआ कि नहीं, ये लड़ाई लगता है कि अंतिम अंजाम तक पहुंचने वाली है। पहले शंका हुई, फिर सवालात हुए, फिर फिर हास्य हुआ और फिर समर्थन आया। पहले शंका, फिर सवाल, फिर हास्य विनोद, मखौल भी उड़ा और उसके बाद फिर समर्थन आया। और फिर आप सबके जब समर्थन आए तो जो हौसला वकीलों का बढ़ा और फिर मेरा भी, हमारे नेटवर्क का भी बढ़ा, तब लगने लगा कि हां, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपके बगैर ये मुश्किल था। अगर आपका समर्थन नहीं मिलता तो मुश्किल था इस लड़ाई को लड़ना। आपने जिस तरह से अपना समर्थन दिया, वो वकीलों के लिए एक, आप समझिए कि बिजली की तरह था। वो एक ऐसी विटामिन थी आपका समर्थन, जिससे वकील और स्वस्थ हो गए। थोड़े बहुत लगते थे कि क्या होगा नहीं होगा, इतनी बड़ी हस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आपका समर्थन मिला और फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े तो पीआईएल फाइल किया। पीआईएल फाइल किया तो पीआईएल के बारे में मैंने बताया कि वो 1.5 साल तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। लोगों में फिर शंका शुरू हुई, लोगों ने फिर प्रश्न करने शुरू कर दिए, लोगों ने फिर मखौल उड़ाना शुरू किया। सबने नहीं, मुट्ठी भर, मुश्किल से 0.01% लोग सवाल पूछने लगे और हंसी मजाक भी शुरू हो गया कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, बेकार हो गया। कुछ टोल भी आए, उनके द्वारा प्रायोजित टोल, वो भी ये प्रचार करने में लगे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन 1.5 साल जब बीत गया और पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई, दूसरे चीफ जस्टिस के आने के बाद में नहीं हुई, और उस चीफ जस्टिस जो निवर्तमान जो चीफ जस्टिस अब आजकल दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाया हम लोगों ने। हम लोगों ने अर्जी दी है, जस्टिस के खिलाफ अर्जी दी है, जजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश का पहला ऐसा मुकदमा होगा जिसमें हम लोग जज को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अदालत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर अदालत थोड़ा सा भी बायां दायां कर रही है, सत्य से बाहर जा रही है, तो अवहेलना कर रही है अगर कानून की, तो उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और उसका नतीजा यह हुआ कि जब जस्टिस आलोक राधे आए तो उन्होंने फौरन बिना किसी प्रयास के हियरिंग के लिए ले लिया। हियरिंग के लिए लिया तो सही, 1-2 हियरिंग भी उन्होंने किया, फिर उसके बाद पता नहीं कहां से क्या हो गया, फिर तारीख मिलना बंद हो गया। और फिर हम लोगों को यह लगने लगा कि ये अब पीआईएल से काम नहीं चलेगा। और तब हमें मालूम था कि ये कैसे कैसे केस आगे बढ़ेगा, हमारे वकीलों को मालूम था, और इसीलिए वो तुरूप का पत्ता अपने पास रखे हुए थे। ये तो 2 साल से हम लोगों के साथ में थे, लेकिन हमने जब देख लिया, इनकी नीयत देख ली, पुलिस वालों की नीयत देख ली, सरकार की नीयत देख ली, अपोजिशन के नेताओं की नीयत देख ली और अदालत की भी नीयत देख ली। जब अदालत की नीयत हमारे वकील भाइयों ने, बहनों ने देखा, तो फिर हम लोगों ने चर्चा की कि अब क्या होगा। और तब ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने लाया, और वो ब्रह्मास्त्र था दिशा का सबूत। हम लोगों ने पहले सोचा था, हमारे वकीलों ने पहले सोचा कि हम जब ये पीआईएल की हियरिंग शुरू हो गई, उस वक्त हम अदालत में सबूत दिखाएंगे। लेकिन जब अदालत ने मौका दिया ही नहीं, इसीलिए हम लोग इस सबूत को रखे हुए थे, पब्लिक में नहीं ला रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि अदालत तो सबूतों से चलता है, अदालत साक्ष्यों से चलता है, अदालत तर्क वही सुनता है जहां सबूत और साक्ष्य उनको पीछे से सपोर्ट करें। तो हम लोग इस विचार में थे, सारे वकील महोदय यही सोचते थे कि अदालत में जैसे ही साक्ष्य रखेंगे, उसके बाद फिर बात कहां रहेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अदालत ने वो मौका नहीं दिया, और तब जाकर के वकीलों ने
अपने तुरूप के पत्ता का इस्तेमाल किया और वो तुरूप का पत्ता था सतीश साल्यान और वो दिशा का एविडेंस। सतीश साल्यान के आते ही सीन में, सतीश साल्यान का फोटो दिखाइए। सतीश साल्यान का दृश्य में आते ही, इस पूरे प्रकरण में जैसे ही सतीश साल्यान आते हैं, उसके बाद अदालत के भी हाथ बंध गए और फिर सत्ता और पावर क्वार्टरी में कोहराम मचना शुरू हो गया। वकील पहुंचे सतीश साल्यान के साथ, अपने एफिडेविट के साथ, कंप्लेन के साथ पहुंचे कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने मना किया। दूसरे कमिश्नर का इंतजार किए, उन्होंने भी मना किया। फिर अदालत में फिर लगी तारीख, फिर सुनवाई हुई। और इस दौरान क्या क्या हुआ आप हैरान होंगे। मीडिया से इन्होंने पहले कोशिश की, पहले दिशा के माता पिता को बदनाम करने की, सुशांत के पिता को बदनाम करने की, परिवार वालों को बदनाम करने की, उनकी बहन को बदनाम करने की। ये सब चलता रहा और वो लड़ाई क्यूबाइब आपका लड़ता रहा। जैसे जैसे वो डिफेम करते थे, क्यूबाइब खड़ा होता था और उनके हर एक तर्क को ब्लो बाय ब्लो उस तर्क को नेस्त नाबूद करता था। और उधर वकील साहब लगातार अदालत का रुख किए हुए थे। आखिर में वो घड़ी भी आ गई जब मार्च में हमने सबूत ब्रेक किया दिशा का, और दिशा के सबूत ब्रेक करने के बाद इस तरह से पूरे देश में हलचल पैदा हुई मित्रों कि सीबीआई ने आनन फानन में रिया चक्रवर्ती का जो कंप्लेन की जो सुनवाई हो रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसका उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और फटाक से उन्होंने क्लीन चिट दे दिया मीतू सिंह को, प्रियंका सिंह को और डॉक्टर तरुण कुमार को। क्योंकि जब सीबीआई को लग गया कि यह सबूत आ गया, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट सामने में है सबूत। ये जो 14वें फ्लोर से कूदने की जो थ्योरी है पूरे ठाकरे गैंग की, सलमान गैंग की और रिया चक्रवर्ती के गैंग की, परमवीर गैंग की, वो तो पूरी थ्योरी बोगस हो गई। जैसे ही सीबीआई को पता चली, सीबीआई आनन फानन में उन्होंने वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर मोर्चा संभाला और फिर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई। नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले फॉर हुम, फॉर व्हाट, इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। नो फाउल प्ले शब्द निकाला और कह दिया कि सुसाइड में कोई फाउल प्ले नहीं था, सुशांत की मौत एक सुसाइड थी और यह सीबीआई ने कह दिया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन फाइल किया है कि दोनों बहनों की वजह से और डॉक्टर तरुण कुमार की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया, वो गलत है, वो बोगस है, कोई फैक्ट नहीं करता है, ऐसा कोई फाउल प्ले नहीं मिला है दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार के सिलसिले में जिससे कि सुशांत सुसाइड करे। क्लोजर रिपोर्ट ये था। उसमें उस क्लोजर रिपोर्ट में डिस्क्लोज ये हो रहा था, लेकिन इनकी बैटरी ने फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। वकीलों ने फिर मोर्चा संभाला। मीडिया के तरफ से हम लोग लड़ रहे थे, वकीलों ने फिर मोर्चा संभाला और वकीलों ने इस झूठे प्रचार को एक्सपोज करने के लिए पूरी रिपोर्ट मंगाई बांद्रा कोर्ट से। पूरा रिपोर्ट आया, सीबीआई को खत लिखा कि अगर आपने सुशांत के केस को क्लोज किया है तो वो क्लोजर रिपोर्ट हमें भेजने की कृपा करें। सीबीआई मौन हो गई। लिखित में भेजा है, लिखित में। आज 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सीबीआई मौन हो गई, सीबीआई चुप हो गई। सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट, अगर उस तरह की बात रहती जिस क्लोजर रिपोर्ट के हवाले से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने की बात हुई और इन मीडिया के धूर्त माफियाओं ने जो रिया चक्रवर्ती के साथ गलवहियां करते हैं, उन्होंने जो खबर फैलाई उसको एक्सपोज किया वकीलों ने और कहा कि हमने लिखित में सीबीआई को मांगा है कि हमें वो रिपोर्ट दीजिए। सीबीआई ने रिपोर्ट नहीं दिया। पटना कोर्ट में, पटना सीबीआई में भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बांद्रा कोर्ट में सिर्फ एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और वो क्लोजर रिपोर्ट है रिया चक्रवर्ती को, जिसमें एक्यूज किया जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फिर दूसरा पिटीशन वकीलों ने फाइल कर दिया।
वकीलों ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पिटीशन फाइल किया, आदित्य ठाकरे के खिलाफ फाइल किया, उनके जितने गुर्गे हैं उनके खिलाफ फाइल किया, उनके जितने बिके हुए दलाल पत्रकार हैं उनके खिलाफ फाइल किया, उनको सपोर्ट करने वाले उनके बॉयफ्रेंड निखिल कामत के खिलाफ फाइल किया। वकीलों ने यह फाइल किया केस। जब जब मतलब वो इधर से चलते थे, वकील स्टडी कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, केस फाइल करते हैं। जहां जहां उनको मौका लगा फटाफट उन्होंने केस फाइल किया। अब जब वहां इनको लगने लगा अब क्या करेंगे, तो पहला काम किया इन्होंने रिया को भगाने का। उसके ऊपर मैं अलग से एक विशेष बात करने वाला हूं, क्योंकि उसकी एक विशेष रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है कि अभी क्या क्या चल रहा है खेला। अब जब वहां ये हारने लगे, मीडिया बैकफुट पर आने लगी और मीडिया ने अब कहा कि भैया मैं अब कोई फॉल्स फ्रॉड कोई खबर नहीं छापूंगा इस तरह से, तब आ गई बात रिप्लाई पर। फिर अदालत के पास भी कोई चारा नहीं था, तो 30 अप्रैल को अदालत ने जैसे मेरिट देखा। इस बीच में और क्या क्या हुआ, एक और बात हुई। पहले दिशा के माता पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, सुशांत के बहनों को बदनाम करने की कोशिश हुई, और आखिर में उन्होंने हमला किया आदरणीय नीलेश ओझा के ऊपर कि इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट कोर्ट नोटिस चल रहा है, इनको तो जेल भेजा गया है और ये किया गया है। झूठा प्रचार फैलाया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो जिस दिन हियरिंग हो रही थी मुंबई हाईकोर्ट में, आदरणीय नीलेश ओझा ने इंटरवीन किया और कहा कि जस्टिस रेबिते मोइते डेरे के बेंच में यह सुनवाई नहीं हो सकती है। उसके बाद जस्टिस रेबिते मोइते डेरे नाराज हुई, उन्होंने कंप्लेन किया चीफ जस्टिस को कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए, इन्होंने हमें डिफेम किया है। 5 जजों की बेंच बैठी, 5 जजों ने इनको नोटिस भेजा। नोटिस भेजने को लेकर के ही नीलेश ओझा ने एक दूसरा रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि ये नोटिस ही अवैध है अपने आप में। आपने अगर नोटिस भेजा है तो उसका आधार बताइए कि आपको कंप्लेन किसने किया। तो कहा कि नहीं, कंप्लेन किसी ने नहीं किया, आपने मीडिया में जो कहा। बोला मीडिया की रिपोर्ट आपको किसने दिखाई या आपने स्वयं देखा। अब यह बात पर्दे के पीछे की बात है। जिस जस्टिस के खिलाफ सारी बातें हो रही थी, कहा जा रहा है, पावर गैलरी में यह चर्चा है कि उनके ही हवाले से यह कंप्लेन आया था कि इनके खिलाफ जो है सो कार्रवाई की जाए। अब वहां भी केस शुरू हो गया और आज की स्थिति मित्रों यह है, उस केस में हाई कोर्ट के 5, और यह दूसरी दफा हुआ है जब नीलेश ओझा के ही खिलाफ 5 जजों की बेंच बैठी है कंटेम्प्ट को लेकर के। और जब एहसास कराया गया नीलेश ओझा नहीं झुके, नहीं दबे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यह बात पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको पहले अदालत में बोलना चाहिए था। 5 जजों ने पूछा, कहा कि आप इस पर अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। बोला रिप्लाई क्या फाइल करना है, मैंने 2 साल पहले ही लिखित में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ लिखित में 200 पेज का कंप्लेन फाइल किया हुआ है, उस पर आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है, पहले यह बताया जाए। अदालत हैरान हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप मीडिया में जाने के पहले आपने कोर्ट को अप्रोच किया है इस मुद्दे पर? कहा अप्रोच नहीं किया है, मैंने आकर के कोई जुबानी तर्क वितर्क नहीं किया है, लिखित इतने पेज का हमने कंप्लेन फाइल किया है और 2 साल से वो अदालत नहीं सुन रही है, पहले इसका जवाब दिया जाए। अदालत के पास कोई जवाब नहीं था। ये प्रयास भी फेल हो गया। आखिरी उन्होंने कोशिश की थी कि नीलेश ओझा जी को पहले घेरो, इनको कानूनों के पेच में उलझाओ। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर इन्होंने एक नीलेश ओझा जी को परेशान किया है तो वहां एडवोकेट
ईश्वरलाल अग्रवाल, एडवोकेट तनवीर निजाम, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा, आयुष तिवारी, एडवोकेट मीना ठाकुर और ऐसे एडवोकेटों की पूरी फौज खड़ी है जो हर एक अपने आप में नीलेश ओझा है। तो नीलेश ओझा को दबा लोगे तो बात दब जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन नीलेश ओझा भारी पड़े और फिर 5 जजों को लगा कि साहब इस मामले में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज के दिन में उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ करके बताऊंगा नीलेश जी से। लेकिन इनको भी परेशान करने की कोशिश हुई, यहां से भी उभरे। फिर आया 30 अप्रैल का वक्त, और जब ये जो 5 जजों की बेंच और नीलेश ओझा के बीच की तकरार जब बढ़ी, तो अदालत को लगने लगी कि ये मामला बहुत आसान नहीं है। नीलेश ओझा और इनकी टीम को इस तरह से ट्रैप नहीं किया जा सकता है। ये 24 कैरेट लोग हैं और लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और कानून के दायरे में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। उसके बाद जब 30 अप्रैल की हियरिंग आई तो जस्टिस नारंग कोतवाल साहब ने फौरन वो वर्डिक्ट दिया जिस पर आज पूरी सरकार और ठाकरे गैंग सब के सब ध्वस्त हैं। अब फर्जी रिप्लाई फाइल किया, फर्जी ठाकरे ने इंटरवेंशन फाइल किया, पीआईएल में भी इंटरवेंशन फाइल किया था, अभी फाइल किया, झूठ बोल रहा है, पूरा एफिडेविट झूठा कर दिया। शैलेश नगरकर ने जो फाइल किया वो एक बहुत बड़े गले की हड्डी बन गई सरकार के लिए। सरकार बैकफुट पर है, सरकार सोच रही है अब क्या करें कैसे करें। मित्रों, वकीलों ने और हमारे सारे आदरणीय वकीलों ने पूरी बाजी पलट दी दिशा सुशांत केस की। सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े योद्धा हैं, वकील हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं क्यों आप मौन हो गए हैं? क्लोजर रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं? मैंने स्वयं विकास जी को फोन किया था, उन्होंने मेरे फोन उठाया, बात भी हुई। वो कह रहे थे कि मैं जल्दी बात भी करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं उनसे जरूर बात करने की दोबारा कोशिश करता हूं। लेकिन उनकी बात क्यों नहीं प्रकाश में आई? क्लोजर रिपोर्ट आई ही नहीं है, इसलिए नहीं आई। क्लोजर रिपोर्ट चूंकि आई नहीं है सुशांत की, तो किस बात पर जवाब देंगे? सही बात है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील की नजर मुंबई हाईकोर्ट पर लगी हुई है। जिस बात को लेकर के सभी निराश हो गए थे 5 वर्षों से कि कुछ नहीं होगा, मीडिया भी चुप हो गई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी चुप, बात उठाना बंद कर दी थी, सब चुप हो गए थे। आज हमारे कानूनी योद्धाओं ने पूरी बाजी पलट दी और न्याय की इज्जत रख ली है, अदालत की साख बढ़ा दी है। कॉमन मैन में अदालत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर फिर सामने आया है। एक तरफ तो यहां पर घूस के पैसे मिल रहे हैं जो साख मिट्टी में मिला रहा है, और दूसरी तरफ 30 अप्रैल के बाद जो 2 जुलाई को हियरिंग हुई, जबरदस्त हुई। जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल ने जबरदस्त फटकार लगाई, उन्होंने फिर साख बढ़ा दी है, उन्होंने फिर मान बढ़ा दिया है न्याय के मंदिर का। और ये न्याय के मंदिर में जाकर के ये जो न्याय के पुजारी हैं, ये कानूनी योद्धा, अधिवक्ता, उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। अब होश पाखता है, होश उड़े हुए हैं ठाकरे गैंग की, और ये उड़ता ही रहेगा। अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है मित्रों, लेकिन जो बात कल तक कहीं सीन में नहीं था, हम लोग अकेले लड़ रहे थे, आज दुनिया की निगाह में आ गया है कि अकेली मीडिया, कुछ मुट्ठी भर वकील अगर साध ले कि हमें यह काम करना है तो होकर रहता है। बस आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए तो साध्य भी सधेगा, साधन ठीक होगा तो साध्य भी ठीक होगा, इसलिए मंजिल मिलेगी। मैं वकीलों को नमन करता हूं और आज मैं ये भी कहता हूं कि जब मैं अपने वकीलों से बात करता था और कहता था
कि इस केस में लड़ाई बड़ी है, लेकिन जीत पक्की होगी, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ हैं। उसी जज्बा के साथ हमारे सभी वकील भाई बहनों ने जबरदस्त काम किया है, और ये सारा सेहरा मैं अपने वकील भाई बहनों को देता हूं, नीलेश ओझा की टीम को देता हूं। जबरदस्त उन्होंने काम किया है, और पूरा देश ऋणी रहेगा। न सिर्फ सुशांत के परिवार और दिशा के परिवार उनका ऋणी है, पूरा देश ऋणी है। क्यों? क्योंकि ये महज दो हत्या का केस नहीं है, इसमें पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने का मामला है, और पूरा सिस्टम इसमें एक्सपोज होगा। कैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, पुलिस, कैसे लोग शामिल हैं इसमें, कैसे वकील, कैसे बॉलीवुड, कितनी बड़ी जमात इसमें शामिल है। उसके खिलाफ हम लोग मामूली लोग खड़े हैं, और सिर्फ ऊपर वाले का भरोसा और सत्य के सहारे खड़े हैं, तो न्याय जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 16 जनवरी का इंतजार कीजिए, और इस बीच में बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारी बातें हैं, सब आती रहेंगी। वकीलों को सैल्यूट है, वकीलों को सलाम है। रविवार का दिन है, इसलिए मैं फिर सलाम कर रहा हूं वकीलों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बाजी पलट दी। नमस्कार।